आज जिस प्रकार से वीर गब्बर सिंह नेगी जी के नाम पर पहले यहाँ पर भर्ती हुआ करती थी, पर आज दुर्भाग्य है कि हम उस परंपरा को इस सिस्टम के कारण, इन सरकारों के नीतियों के कारण खोते जा रहे हैं। आज उस सिस्टम को तो हमने खोया, उस परंपरा को तो खोया, परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में वो चाहे वीर शहीद केसरी चंद जी हो, चाहे वीर हमारे नेगी जी हो, गब्बर सिंह नेगी जी हो, या तमाम इस प्रकार के वीर योद्धा जो रहे हैं, जिनसे प्रेरित होकर हमारे इस प्रदेश के युवा, इस पहाड़ के युवा, जिनका एक सपना रहता है कि हम कहीं ना कहीं इस देश की सेवा के लिए, इस देश पर सर्वोच्च निछावर करने के लिए हम इस देश की सरहदों पर जाएंगे और इस देश की रक्षा करेंगे। आज बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम भी बचपन में भारतीय सेना में जाने के इच्छुक थे, परंतु हम जब तैयारी करते थे तो हम समझ सकते हैं कि जब हम सुबह उठते थे, जब 4 बजे हमारे साथ के बच्चे दौड़ने जाते थे तो उनके पैर में जूता नहीं होता था, वो चप्पल में दौड़ पड़ते थे, पर उनका एक सपना था कि वो भारतीय सेना में जाकर इस देश की सेवा करेंगे। पर आज हमारी सरकारों ने जो नीतियां लाई है, जिस प्रकार की अग्निवीर योजना लाई है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। उन युवाओं के सपनों को ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन अभिभावकों के सपनों को चकनाचूर किया है, जिन अभिभावकों ने ये सोचकर कि मेरा बेटा आज हाई स्कूल पास हो गया है, इंटर पास हो गया, ये जाकर सेना में भर्ती होगा और कहीं ना कहीं देश की सरहदों पर देश की रक्षा करेगा, उन अभिभावकों के, उस पिता और माता के सपनों को चकनाचूर किया है। ये हमारी परंपरा रही है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हर घर से एक फौजी और एक शिक्षक जरूर होता है। ये हमारे इस प्रदेश की परंपरा रही है, ये रीति रही है। पर आज वो रास्ते अगर बंद हो रहे हैं तो हमें सोचने का विषय है कि किस प्रकार से हम इस पर फैसले ले सकते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जब वीर जो गब्बर सिंह जी नेगी जी है या वीर शहीद केसरी चंद जी है, इस प्रकार के योद्धा जिन्होंने पहले मिसाल पेश की है, जो जिन्होंने शहादतें दी है, जो शहीद हुए हैं, तो इस धरती पर तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की संभावनाएं होनी चाहिए थी, पर आज सरकारों ने, उनकी नीतियों ने इसे खत्म किया है। अब आज मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से आज इस धरती पर, जिस धरती ने हमेशा से राजशाही का विरोध किया था, आज हमारे श्रीदेव सुमन जी के पद चिन्हों पर भले ही काफी लोग चल रहे हो, भले ही श्रीदेव सुमन जी राजशाही के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ लड़े थे, पर आज भी हमारे कई भाई बंधु, कई समाज सेवी, कई जनप्रतिनिधि उस राह पर चल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि समाज में फैली कुरीतियां, समाज में सत्ताओं के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, उस समय सत्ता नहीं होती थी पर राजशाही होती थी, वो अत्याचार करते थे। पर आज हमारी सत्ताएं जो अत्याचार कर रही है, रास्ता वही है। श्रीदेव सुमन जी ने राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर आज के नौजवान, आज के समाज सेवी इस सत्ता के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उस रीति को, उस नीति को आगे बढ़ाने के युवा अगर काम करेंगे, उस विचार को यदि ये युवा मानने नहीं देंगे, उस विचार को यदि ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इस उत्तराखंड के जो लोग हैं, अगर श्रीदेव सुमन जैसे व्यक्तित्व के विचार को मरने नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो जिस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी जा रही है, वो लड़ाई चाहे सत्ता की गलत व्यवस्था के खिलाफ हो, वो लड़ाई चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, वो लड़ाई चाहे अत्याचार के खिलाफ हो, मुझे लगता है कि उन लड़ाइयों में हम जरूर विजय पाएंगे अगर श्रीदेव सुमन जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। मैं समझता हूं कि जिस राजशाही के खिलाफ श्रीदेव सुमन जी ने लड़कर अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, और वो राजशाही आज श्रीदेव सुमन या उनके चाहने वाले या श्रीदेव सुमन के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किस नजरिए से उन्हें देखती होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। आज जब हम सुन रहे हैं, आज जब हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान सांसद जो 3 बार की सांसद रह चुकी है, और वो इस देवभूमि के अंदर, इस वीर भूमि के अंदर जब आती है, तो हमने सुना कि जब वो यहाँ आती है तो यहाँ श्रीदेव सुमन जी को पुष्प अर्जित तक नहीं करती, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देखी है। तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने
इस क्रांतिकारी ने हमारे लोगों को लड़ना सिखाया, हमारे लोगों को यह सिखाया कि हमारे कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार हमें मिलने चाहिए, वो राजशाही हो या सत्ता हो। सत्ता से कुछ अधिकार लेने का हमारा अपना अधिकार है। उसके खिलाफ जिस व्यक्ति ने उपेक्षा की जा रही है, उस व्यक्ति को इतना गंदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पीड़ा का हमारे सब अंदर होनी चाहिए। अब मैं बात रहा कि श्रीदेव सुमन जी की जयंती पर उनकी पुण्यतिथि पर कई लोग पुष्पार्जित करने जाते हैं, कई लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, क्या एक दिन से श्रद्धांजलि देने से क्या आप उनके पद चिन्हों पर चल गए? क्या आप उनकी विचारधारा पर चल गए? मैं ये कहना चाहता हूं, जिस राजशाही ने ऐसी विचारधारा को खत्म कर दिया हो, जिस विचारधारा ने इस पूरे क्षेत्र को लड़ना सिखाया है, तो आज उसी क्षेत्र के कुछ लोग उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जिन्होंने उस विचारधारा को मारा है। तो मुझे लगता है कि आज सोचने की जरूरत है। कई नेता कहते हैं कि श्रीदेव सुमन जी को श्रद्धांजलि देकर एक दिन के लिए सब आ जाते हैं। अभी हम बीच में जब 25 जुलाई को हम भी जौलगांव गए थे, हमने भी पुष्प अर्जित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमें अच्छा लगा कि जो बड़ी दिली तमन्ना थी काफी समय से कि हम उस गांव में जाएं जिस गांव में ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ था, हम गए, हमें बहुत अच्छा लगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उस विचारधारा की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हम सब युवा साथियों का है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुमन जी जैसे व्यक्तित्व को हम अपना रोल मॉडल मानना पड़ेगा। हम जिस दिन सुमन जी जैसे व्यक्तित्व को रोल मॉडल मानेंगे, इंद्रमणि बडोनी जी जैसे व्यक्तित्व को रोल मॉडल मानेंगे, तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष हम कर रहे हैं उस संघर्ष की राह आसान हो जाएगी। उस संघर्ष में हम आसानी से सफलता पा लेंगे। आज जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे समय से कई नेताओं ने, कई जनप्रतिनिधियों ने घोषणा की, कई लोगों ने आश्वासन दिए कि टिहरी डैम जैसे जो बड़े डैम है, टिहरी डैम जैसी बड़ी परियोजनाएं हैं, उन्हें श्रीदेव सुमन जी के नाम पे होना चाहिए। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और वास्तविक रूप से कहते हैं कि उनके नाम से होना चाहिए। पर क्या वो राजशाही जो इनको एक श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते, क्या वो ऐसे डैमों को या ऐसे बड़ी परियोजनाओं को उनके नाम पर लगाने का काम करेगी? वो नहीं होने देंगे। पर हम लोगों को, हम युवा साथियों को सोचना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे बताया जाए कि एक श्रीदेव सुमन जी थे, जब राजशाही हुआ करती थी, राजशाही के खिलाफ उन्होंने सबको दिखा दिया था कि किस प्रकार से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक निहत्था आदमी किस प्रकार से बड़ी राजशाही को हिला सकता है। इस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि श्रीदेव सुमन जी के नाम पर इस टिहरी डैम का नाम होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम इस क्षेत्र से आते हैं, आज जो उत्तराखंड में परिसंपत्तियों का बंटवारा जो होना था, जिस प्रकार से परिसंपत्तियों का बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आज आप सभी को, जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। हम भले ही उस दौरान नहीं थे, पर आज आप लोगों के पद चिन्हों पर हम चलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने यदि उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो आज वही लड़ाई हम उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने ये दिन देखने के लिए वो लड़ाई लड़ी थी? आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि इस प्रकार के दिन इस उत्तराखंड में आएंगे? आप लोगों ने बड़े शिद्दत से, बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ आप लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा था। आप लोगों ने संघर्ष किया। आप लोगों ने कभी ये विचार नहीं किया कि वहां से लाठी चल रही है तो मैं पीछे हट जाऊं। आप लोगों ने हमेशा सीना तान कर आप लोग खड़े रहे। अगर लाठी चली तो लाठी खाई, अगर गोली चली तो गोली खाई, अगर जेल भेजा तो आप लोग जेल गए। पर वो संघर्ष इसलिए था कि हमारा एक प्रदेश, जहां पर देवों की भूमि है, जहां पर देवों की शक्ति है, उस प्रदेश को बनाने के लिए जो आप लोगों का संघर्ष था, आप लोगों ने जो लाठियां खाई, आप लोग जो जेल गए, जो गोलियां खाई,
उसके बाद जो 42 शहादतें हुई, मुझे लगता है कि आज तक उन 42 शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। सच्ची श्रद्धांजलि इसलिए अर्पित नहीं कर पाए कि जिस विजन के साथ, जिस अवधारणा के साथ, जिस परिकल्पना के साथ उन शहीदों ने इस उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज वो उत्तराखंड उस प्रकार से साकार नहीं है। वो परिकल्पना, वो अवधारणा आज उस उत्तराखंड में नहीं है। आज भले ही प्रदेश को बनकर 24 साल हो गए हो, पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो परिसंपत्तियों के बंटवारे की मैं बात कर रहा था, वो इस प्रकार से है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार के परिसंपत्तियों का बंटवारा होना है, जो परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग अलग होने के बाद जो जिस प्रदेश के हक में जानी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश के हक में तो सब कुछ चले गया, पर जो हमारी परिसंपत्तियां है, वो क्षेत्र चाहे पूरा हरिद्वार में हो, चाहे कई ऐसे होटल हो जिसका आज भी जो पैसा है, जो वहां का जो पैसा जाता है, वो सारा टैक्स उत्तर प्रदेश को जाता है। आज टिहरी डैम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, इतना बड़ा डैम है। यहां पर जब डैम बनाया गया तो यहां के लोगों ने काफी विरोध किया। यहां के लोगों ने खून के आंसू बहाए कि उस धरती को, उस जन्म स्थली को हम कैसे छोड़ दे जहां पर हमारा बचपन गुजरा है। पर सरकार ने मजबूर किया, इस व्यवस्था ने मजबूर किया कि विकास के आगे हम सबको घुटने टेकने पड़े और कहीं ना कहीं हमारे सैकड़ों गांव उस डैम में समाये। हमने अपने सैकड़ों गांव उस डैम में समा दिए, हमने अपनी संस्कृति को वहां पर खत्म करवा दिया, हमारे लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज भी इस गढ़वाल क्षेत्र में सबसे अधिक बादल फटने की अगर घटनाएं हो रही है तो टिहरी डैम के कारण हो रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये उसके बाद की घटनाएं हैं जो सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही है। तो जब हम लोगों ने इतना त्याग कर दिया, हम लोगों ने का इतना बलिदान हो गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वहां पर जो पूरे कमाई की जो टर्नओवर है, उसकी केवल और केवल 12% रॉयल्टी जो हमारे उत्तराखंड को मिल रही है, क्या हम लोगों को उससे संतुष्ट होना चाहिए? कभी नहीं। रॉयल्टी की बात कहां पर आती है? रॉयल्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। जब हमने आंकड़े जुटाए, जब आंकड़े निकाले, तो हमें भी पता लगा कि केवल और केवल उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी इस डैम की मिल रही है। तो आज हमारी लड़ाई जो रोजगार को लेकर थी, जिस रोजगार को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है। वो रोजगार कोई भी माध्यम हो सकता है जहां पर एक व्यक्ति अपनी जीवन अर्जन कर सकता है, अपनी जीविका अर्जित कर सकता है। वो रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार यदि यहाँ के युवाओं को मिलेगा, स्थानीय युवाओं को मिलेगा, तो इस टिहरी डैम से मिल सकता है। हमें रॉयल्टी नहीं चाहिए। ये हमारा उत्तराखंड है, हमारे लोगों ने अपने गांव डुबाए हैं, हमारे लोगों ने पलायन किया है, हमारे लोगों की संस्कृति बर्बाद हुआ है। हमारे लोगों को यहाँ हिस्सेदारी चाहिए। ये मुख्य के लोगों को यहाँ के डैम की 12% रॉयल्टी नहीं, कम से कम 50% हिस्सेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों को चाहिए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इस टिहरी डैम में कोई 100-200 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। और उसमें आप समझिए कि अगर हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती है तो कई अरबों खरबों रुपए जो आएगा, उससे कितने लाखों युवाओं को हम रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं, अपने इस उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए और ये हमारी सोच है। अगर मौका मिला तो इस बात को दिल्ली के संसद के अंदर, इस भारत की संसद के अंदर जोरों शोरों से उठाया जाएगा कि भुगतान हम करें, लोग हमारे गांव समा जाए, हमारे संस्कृति खत्म हो जाए, पलायन हमको करना पड़े और हिस्सेदारी याद। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक कॉमन सी बात है, अगर कोई 2 भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो जिस भाई के पास जो हिस्सा चले जाता है वो उसका हिस्सा हो जाता है। जब इस डैम की बुनियाद रखी गई तब भले ही हम उत्तर प्रदेश में थे, क्या जो विभाजन के दौरान जो उत्तर प्रदेश में परिसंपत्तियां गई है, जो उनके यहाँ गई है, क्या उसकी रॉयल्टी मिल रही है? जब वहां से हमें नहीं मिल सकती है तो यहां से उन्हें क्यों मिल रही है? और सरकारें क्यों डरती है? मैं ये सच्चाई भी बताना चाहता हूं। सरकारें इसलिए डरती है, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ सांसद की 5 सीटें हैं, अगर कुछ भी नहीं होता, ये 5 सीटें भी नहीं आती तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ती है और हम कहना चाहते हैं ये 5 सीटें तो हैं,
पर ये पूरे देश के अंदर ये नेतृत्व तय करता है। आज भले ही उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे योगी जी उत्तराखंड के हैं, हमें गर्व होता है। आज भले ही मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे उत्तराखंड से, हमें गर्व होता है। आज नौसेना में, थल सेना में बड़े बड़े जो अधिकारी रहे हैं हमारे उत्तराखंड के, हमें गर्व होता है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जब उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों से हमें हिस्सा नहीं मिल रहा तो हमारे इस उत्तराखंड से क्यों हिस्सा मिल रहा है, इसके खिलाफ किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई है। पर हम आवाज उठाएंगे और अपने युवाओं के रोजगार के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि इस टिहरी डैम में ही कई हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि अब जब हम आ रहे थे, देरी का और कारण भी था। जब हम कद्दूखाल में आए, हम दर्शन करने गए, वापस आए तो जो पार्किंग की व्यवस्था थी, कम से कम हम 20 मिनट तो वहीं कद्दूखाल रोड पर फंसे रहे, उससे भी हमें देरी हुई है। तो मैं पूरा देख रहा था कि जिस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था है, जिस प्रकार से अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस और भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अगर अपने क्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं या आध्यात्मिक राजधानी बनाने की जरूरत है, हमारा जो टूरिस्ट होना चाहिए वो आध्यात्मिक टूरिस्ट यहाँ पर आए, तो कहीं ना कहीं हम इस देवभूमि की संस्कृति को बचा पाएंगे। और सबसे बेस्ट मैं कहता हूं कि पूरे भारत में अगर सबसे बेस्ट अगर कोई जगह आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए है तो ये उत्तराखंड हो सकता है, जहां पर चारों धाम भी है, जहां पर अनेकों देवी देवताएं भी है। और मैं कहना चाहता हूं कि टिहरी से जब जो समस्याएं टिहरी की है, उन समस्याओं के लिए हमारे काफी साथी, जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, काफी समय चर्चा करते रहते हैं। कई बार फोन कॉल आ जाते हैं कि हमारी कोई माता प्रसूता की अवस्था में होती है और उन्हें जब टिहरी डैम का गेट बंद कर दिया जाता है और लंबा चक्कर ले जाना पड़ता है, या कोई मरीज बिल्कुल मरणावस्था में होता है, जो इमरजेंसी के लिए जा रहा होता है। अब आप देखिए कि इनके अंदर इंसानियत नहीं है कि ऐसे मरीज, कई बार ऐसी घटनाएं वहां पर हो रखी है। हमारे साथियों इस पर चर्चा बार बार करते रहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, ऐसी व्यवस्था चकराता के अंदर भी थी। आप बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि कालसी में जो गेट सिस्टम था वो भी इसी प्रकार से जब 7 बजे बंद हो जाता था तो उसका मतलब सुबह ही वो खुलता था। पर हमारे लोगों ने संघर्ष किया, हमारे क्षेत्र के नेताओं ने भी संघर्ष किया और उसकी बदौलत उस गेट को आज रात दिन के लिए खोल दिया है। मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चुनकर जाए ना जाए, चुनाव परिणाम जो रहे हम मानते हैं, हमारे पक्ष में रहे या ना रहे, पर इस टिहरी डैम की वास्तविकता जो एक लाइफलाइन जो वहां पर है, उसके लिए भी संघर्ष करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बातें तो ठीक है, ये बातें क्षेत्रीय स्तर पर हम कर रहे हैं, पर आज जो प्रदेश का माहौल है, जिस प्रदेश के भीतर जो प्रदेश भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, उस प्रदेश को इस भ्रष्टाचार की आग से बाहर निकालने का जिम्मा आज हम सब युवा साथियों का है। बशर्त है कि आप सभी अभिभावकों का, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग का हमें सहयोग मिलता रहे। कूदना पड़ा, ये मजबूरी है कि जब हम 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, 5-7 वर्षों से लाठियां खा रहे हैं, 5-7 वर्षों से मुकदमे झेल रहे हैं, 5-7 वर्षों से कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ का योग्य युवा, वो चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या किसी अरबपति या खरबपति का बेटा हो, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको उसके अनुरूप उसके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। पर हमारी सरकारों ने क्या किया? हमारी सरकारों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था, और मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद तुरंत एक परंपरा उत्तराखंड में शुरू हो गई थी। आज कई नौजवान यहाँ ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपने समय पर तैयारी की थी, आज भले ही वो 40-45 साल 46 साल के हो गए, उस समय उनकी एज थी, उस समय उनका सिलेक्शन अगर एक आधे नंबर से रुक रहा था तो उनके अंदर कमी नहीं थी। आप अपने आप को मत कोसो, आप अपने आप को दोष मत दो। उसी सिस्टम ने, जिस सिस्टम को आज हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, आप उसी सिस्टम के मारे हैं। आपको उसी सिस्टम ने पीछे धकेला है, जो आज ओवर एज हो चुके हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे और नौकरी नहीं लग पाए। आज लंबे संघर्ष के बाद
आप लोगों के बच्चों की बदौलत, जिन लोगों ने देहरादून की सड़कों पर हमारा कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, उन लोगों की बदौलत आज हम कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को उजागर कर पाए, इन सरकारों के इन सिस्टम को हम नंगा कर पाए कि किस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा था कि यहाँ पर योग्यता को दरकिनार करके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, यहाँ तक कि आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, यहाँ तो चपरासी से लेकर और एसडीएम की नौकरियां तक बिकी है। और उस एसडीएम की नौकरी के लिए 10-20 लाख नहीं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ बोलियां लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि योग्यता का क्या मान ये सरकार रख रही है, योग्यता का क्या मान ये सिस्टम रख रहा है। आज हमें इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज हम जब सड़कों पर लड़े, शुरू में हम भी बहुत इस चीज के विरोधी थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बच्चों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम खुलकर विरोध शुरू में करते थे। पर जब हम आगे बढ़े, जब हम लोगों को समझ आने लगा कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है, और वास्तव में सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। सड़कों पर लड़कर हम केवल सरकार का पुतला फूंक सकते हैं, सड़कों पर लड़कर हम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, सड़कों पर लड़कर हम केवल सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। और होगा तो आप लोगों ने ज्यादा भीड़ कर दी है तो कोई एक आध मांग बनाने में आप कामयाब हो जाओगे, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये तय होना है कि चंबा में पार्किंग बननी है, अगर ये तय होना है कि चंबा में ये विकास कार्य होना है, तो वो तय सड़कों पर नहीं हो सकता, वो या तो उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर या उस भारत की संसद के अंदर तय होगा। तो मैं चाहता हूं, इसीलिए जो प्रदेश के कुछ शुभचिंतक थे या जिन लोगों ने हमारे साथ 5-7 वर्षों से लाठियां खाई, मुकदमे झेले, उन लोगों का जब आदेश हुआ, जब निर्देश हुआ कि आप लोगों को इस उत्तराखंड की विधानसभा या भारत की संसद के भीतर जाना होगा, तभी आप इस उत्तराखंड की काया पलट कर सकते हैं, तभी उस उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने उनके आदेशों का पालन किया, निर्देशों का पालन किया, और आज हम आप लोगों के बीच आशीर्वाद लेने आए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस निडरता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ आज तक 5-7 वर्षों का सड़कों का संघर्ष रहा है, हम लोगों पर भी बहुत से प्रलोभन आए, हम लोगों पर भी बहुत से दबाव आए, यहाँ तक कि हमारे खातों को फ्रीज कर दिया गया, हमारे खातों को खंगाला गया, यहाँ तक कि हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, उस बदौलत सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसी ईमानदारी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ भविष्य में चुनाव परिणाम जो भी रहे, हम अपने लोगों के साथ, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज चलो हम कैंडिडेट के रूप में आ गए हैं, पर जो देश और प्रदेश में व्यवस्थाएं चल रही है, मैंने भ्रष्टाचार की बात की, मैंने रोजगार की बात की, हम लंबे समय से मूल निवास भू कानून की बात भी कर रहे हैं, हम लंबे समय से उन संसाधनों को, जिन संसाधनों को हमारी सरकारों ने औरों के हाथ में दे दिया है, उन संसाधनों को वापस लेने की भी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने वो घटना नहीं भूली होगी, कुछ माह पूर्व जब एक चमोली में घटना होती है कि हमारी कुछ माताएं गाय और भैंस के लिए चारा लेने जंगल जाती है और वापस आते हुए वन विभाग की टीम उन्हें रोकती है, उनका घास छीन लेती है और उनका चालान कर देती है। क्या जिस जल जंगल जमीन को हमने बचाया, जिस जल जंगल जमीन का हम संरक्षण कर रहे हैं, आज वो हमारे हाथ से निकल रहा है। ये वास्तविक लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। अगर अभी नहीं संभले तो मुझे लगता है कि भविष्य में जिस प्रकार की चीजें हो रही है, गुजरात से कंपनियां बुलाई जा रही है, उनको सारे ठेके दिए जा रहे हैं, हरियाणा से कंपनियां बुलाई जा रही है, उनको सारे ठेके दिए जा रहे हैं। आज तक हम भी जब ग्रामीण परिवेश से हम भी उठकर आए, हमारी 12वीं तक की शिक्षा लाखा मंडल से हुई है, मैं इंटर कॉलेज से पढ़कर आया हूँ। हम भी देखते थे हमारे गांव में कोई चाचा ताऊ जब ठेकेदारी करते थे, उनका डी क्लास का रजिस्ट्रेशन होता था, उनका सी क्लास का रजिस्ट्रेशन होता था, छोटे छोटे ठेकेदार होते थे और अपने काम चलाते थे। पर आज सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी है। आज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हमारे छोटे जो ठेकेदार हैं, जिन लोगों ने जो ईमानदारी के साथ काम करते थे, आज ऐसे टेंडर बनाए जा रहे हैं कि जिस पर वो पास ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वो बीटी पास नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को
आर्थिक रूप से कमजोर करके इस क्षेत्र को और पिछाड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, इस क्षेत्र को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें उन ठेकेदारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा जो ठेकेदार ईमानदारी से काम करते थे, जो ठेकेदार कमीशन का 1 रुपया नहीं देते थे पर काम वास्तव के रूप में धरातल पर करते थे। पर आज जिस प्रकार से कमीशन खोरी विभागों के अंदर है, उस कमीशन खोरी के खिलाफ ही हमें प्रहार करना होगा, उस कमीशन खोरी के खिलाफ हल्ला बोल करना होगा। आज मुझे लगता है कि संडे का दिन है, हो सकता है कि कई कर्मचारी बंधु हमारी बात को सुन रहे हो। हम इस पीड़ा से भी गुजरे हैं। जब हम तैयारी करते थे तो हमारे साथ तैयारी करने वाले जो युवा थे, हम जब आपस में डिस्कस करते थे, कई युवाओं की सोच होती थी कि यार नौकरी, सरकारी नौकरी करके क्या होगा, हम बिजनेस करते हैं, हम कुछ और करते हैं। पर जो युवाओं का वहां से जो जवाब आता था वो ये कहते थे कि सरकारी नौकरी यदि लग गई तो ये समझो कि हमारा जीवन सुधर गया। हम 60 वर्ष बाद भी जब सरकारी सेवा में काम करने लायक नहीं रहेंगे तब भी घर बैठे हम आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ये जवाब वहां पर युवाओं का आता था। और आज वही युवा सरकारी विभागों में जा चुके हैं, हमारे साथ के कई युवा विभागों में नौकरी कर रहे हैं। परंतु आज उनकी ये पीड़ा है कि जिस प्रकार से सरकार ने ओपीएस को हटाकर और एनपीएस को थोपने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि वो कर्मचारी वर्ग भी आज सुख से नहीं रह रहा है। वो चिंतित है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ जो हमारा बुढ़ापे की जो सारा एक पेंशन होती थी, उस पेंशन को भी सरकार ने जो छीनने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि कर्मचारी वर्ग को भी इस बार वोट की चोट करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना की जो मैंने बात की, उन युवाओं के आंदोलन को उस दौरान जब इस योजना को लाया गया, हमने भी खुलकर बोला, टीवी चैनलों में बोला, हम लोगों ने डिबेटों में बोला। पर उसके बाद जब युवा सड़कों पर उतरा, वो युवा उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, पूरे देश का युवा सड़कों पर उतरा, पर वो युवा नासमझ था। वो 17.5 साल, 18 साल, 19 साल का युवा था। पर उन युवाओं को सरकार ने जिस प्रकार से उन पर मुकदमों का डर दिखाकर, उन पर पुलिस का बल दिखाकर, उनको जेल भेजने का डर दिखाकर जो दिखाया, उस आंदोलन को उस समय तो दबाया। पर मैं आज ये कहना चाहता हूं उन युवाओं से कि आज तुम्हारे पास मौका है, आज वोट पर चोट करने की जरूरत है। मैं उन युवाओं के अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि आपके बच्चों के सपने को जिन्होंने चकनाचूर करने का काम किया है, आज उन अभिभावकों को वोट की चोट करने की जरूरत है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, समस्याएं बहुत कुछ है। वो समस्याएं इसलिए हो रही है कि लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो सबको बोलना पड़ेगा। आज अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ गलत उसे बोलना पड़ेगा। और ये परिपाटी हमारी शुरू से रही है कि हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा हो तो हमने गलत को गलत बोलने की हिम्मत की है, अगर कहीं सही हो रहा हो तो हमने सही को सही बोलने की हिम्मत की है। और मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी जितने भी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, वो भी कहीं ना कहीं भविष्य में गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत जब रखेंगे तो ये व्यवस्था क्या है, कोई भी व्यवस्था वो जरूर सुधरेगी। तो समय कम है, और जगह भी जाना है। आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया तो मैं हृदय की गहराई से एक बार पुनः